हम जो युवा लोग हैं, हम लोगों ने अध्ययन किया है, बाकायदा रिसर्च किया है। रिसर्च के बाद हम लोग सड़कों पर आए हैं और हम इस बात को साबित करने में सक्षम है कि हाँ, ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। और ईवीएम टेम्परिंग ही नहीं, ईवीएम के मामले में और कई मुद्दे चल रहे हैं। जैसे 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। उन्होंने कहा कि भाई जो 2014 के चुनाव हैं इनमें वीवीपैट लगाया जाए, लेकिन जो चुनाव आयोग था उसने वीवीपैट लगाया ही नहीं। अगर वीवीपैट लगाया तो मेघालय में लगाया, मिजोरम में जाके लगाया, और इधर वीवीपैट ही नहीं लगाया। और जब वीवीपैट लगा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारी वोट गई कहाँ। पूरा का पूरे देश में चुनाव जो हुए वो बिना वीवीपैट के कराए गए। और जबकि चुनाव आयोग को सख्त हिदायत दी गई थी, आदेश दिए गए सुप्रीम कोर्ट के कि आप वीवीपैट लगाओ। और अगर वीवीपैट नहीं लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, तो इसे कहते हैं अवहेलना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के बावजूद भी चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसी तरह से 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तब भी 147 सीटों पर लगाने का आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि आप 147 सीटों पर लगाओ वीवीपैट। लेकिन 147 सीटों पर वीवीपैट लगाने के बजाय इन्होंने केवल 20 सीटों पर वीवीपैट लगाई। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। तो चुनाव आयोग तो शक के दायरे में रहेगा ही ना। और जब 2014 का चुनाव खत्म हो गया तो नई मशीनें जो खरीदी गई थी, 8 लाख नई मशीनें, उन मशीनों को कबाड़ कह करके बेच दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन मशीनों में जो स्टोर वोट थी, जो एक सबूत हो सकता था इस बात का कि मनुवादी सरकार किस तरह से जीत करके आई है, वो सबूत ही मिटा दिए गए। और जब गुजरात के चुनाव हुए तो चुनाव होने के बाद ही इनके ट्रक पलट जाते हैं 1 महीने के भीतर और सारी ईवीएम मशीन टूट जाती है। इन्होंने फिर सबूत खत्म कर दिए गए। तो हमें ना सिर्फ शक चुनाव आयोग पर है, पर केंद्र की सरकार, चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय, इन तीनों की मिली भगत है। और इन तीनों की मिली भगत के चलते ही बीजेपी वापस बार बार सत्ता में आती है। तो हम पुरजोर विरोध करते हैं इन तीनों संगठनों का। इन पे हमारा भरोसा नहीं रहा है। इसके साथ एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, जैसे कि अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या महाराष्ट्र की गुजरात की बात हो, तो जहाँ देखा जाए तो अभी ऐसे जघन्य अपराध इस देश के अंदर पनपते जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनको जो है नशे की दवाइयाँ देकर उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो ऐसी मनुवादी सरकार के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मनुवादी सरकार की प्रवृत्ति रही है, विशेष रूप से अगर आप इसमें एक बात देखें तो जो पिछले चंद दिनों में नाबालिग बेटियों के ऊपर जो अत्याचार, दुष्कर्म की जो वारदात हुई है, ये मंदिरों में हुई है विशेष रूप से। चाहे वो घटना हरियाणा के यमुनानगर की रही हो और चाहे वो जम्मू के कठुआ की रही हो। तो मेरा कहना ये है कि ये एक जघन्य अपराध ही नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिकता है जो विक्षिप्त मानसिकता है। इसका प्रमाण मैं इन्हीं के पुराणों में, वेदों में और इनके धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। आप अगर देखें, प्राचीन काल में छोटी छोटी बच्चियों के विवाह करवा दिए जाते थे और 10-10, 15-15 साल बाद गोने होते थे। लेकिन देवदासी प्रथा, लेकिन कई बार उनके पति मर जाया करते थे तो उन महिलाओं को मंदिर में रहना पड़ता था और मंदिर की देखभाल करनी पड़ती थी। और मंदिरों में रहने वाले मोटे मोटे पेट के जो पंडे होते थे, इन बच्चियों के साथ अपने संबंध बनाते थे। इसका मतलब ये बलात्कारी तो था। तो इनके धर्म ग्रंथों में, इनके खून में, इनकी मानसिकता में बलात्कार की प्रवृत्ति हमेशा से रही है, जो आज उजागर हो रही है। मैं इसे दुख के साथ कहना चाहता हूँ, हमारी बेटी का बलात्कार मंदिर के अंदर होता रहा और उस मंदिर में बैठे हुए भगवान को भी शर्म नहीं आई। उस भगवान ने भी एक थप्पड़ तक नहीं लगाया बलात्कारियों को। और अगर बलात्कारियों को कोई सजा देने वाला है इस देश में तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान है। और कोई ताकत इस देश में काम नहीं कर रही जो इन बलात्कारियों को सजा दे सके। सतीश बोस जी, अभी वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा दिया था और 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देने का वायदा किया था। क्या जो मोदी जी ने वायदे किए थे उनमें से कितने वायदे पूरे हो चुके हैं? मोदी जी ने तो इस बार चमत्कार कर दिया। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कहने वाला आदमी, उसने 45,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया। और जैसे ही सरकारी स्कूल प्राइवेट हुए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एक सरकारी स्कूल में 10 अध्यापक काम करते थे तो 45,000 स्कूलों में 4,50,000 अध्यापक सरकारी होते। लेकिन जैसे ही ये लाला के नौकर बन गए तैसे ही 4.5 लाख नौकरियां समाप्त हो गई और भविष्य में हमारे लोगों को ये नौकरियां मिलेंगी भी नहीं। 479 रेलवे स्टेशन जो है प्राइवेट कर दिए गए और उन पे जो काम करने वाले सरकारी नौकर थे रातों रात लाला के नौकर बन गए और इन रेलवे स्टेशन पर भविष्य में नौकरियां मिलेंगी भी नहीं। तो जिस तरह से मोदी सरकार
सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करती जा रही है, उसके चलते हुए हमारे समाज ही नहीं सर्व समाज के लोगों में नौकरियां मिलनी ही दुर्हर हो जाएंगी। हम नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां कहाँ से देंगे ये लोग? ये तो नौकरियां खाने वाली सरकार है। जी अभी आपको पता होगा और ये चर्चा में है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला भी गिरवी रख दिया है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि लाल किले को गिरवी रखने, ये हमारे देश की धरोहर है, और जो हमारी देश की धरोहर है, हमारी देश की शान है, ये तो उस तरह से हो गया कि किसी मूर्ख ने अपनी माँ की लाज को गिरवी रख दिया हो, किसी मूर्ख आदमी ने अपनी माँ की इज्जत को तार तार कर दिया हो। ये मेरी नज़र में गधे हैं, बेवकूफ़ हैं। और लाल किला हमारी शान है, हमारी जान है, आन बान स्वाभिमान है। इसके लिए हम अपनी जान लड़ा सकते हैं। और ये केवल शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज की शान नहीं, पूरे देश की शान है। और इसे लोग कहते रहे कि मुसलमानों ने बनवाया, तो क्या हुआ? मुसलमानों बनवाया? मुसलमान भी तो भारत के मूल निवासी हैं, वो कौन सा बाहर से आगे थे? सब यहीं की पैदाइश हैं। तो लाल किला हमारी शान है। ये जो ऐसा कर रहे हैं, ये मूर्खता का परिचय सर, मोदी जी कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। अभी यूपी में एक दलित को पेशाब पिलाया गया है, उसको बाद उस पर क्या करेंगे? क्या वो बोलेंगे कि मुझे पिलाओ? बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दलित युवा को ना सिर्फ मारा गया, बल्कि उसके मुंह में पेशाब उड़ेला गया, पेशाब पिलाया गया, ज़बरदस्ती की गई उसके साथ दुराचार किया गया, उसका शोषण किया गया। तो ऐसी जघन्य अपराधों के लिए मनुवादी सरकार के कान बहरे हो जाते हैं, उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, उनके शरीर के एक एक तत्व काम करना बंद कर देता है, वो उस तरफ ध्यान नहीं देते। क्योंकि अखबार में जब कटिंग में पढ़ता हूँ कि दलित महिला का बलात्कार करने के बाद निर्वस्त्र घुमाया गया, दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे डायन घोषित कर दिया गया और दलित दूल्हे की बारात नहीं चढ़ने दी गई, तो ऐसी घटनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं आती नरेंद्र मोदी साहब की। और नरेंद्र मोदी साहब तो बस केवल और केवल आज अगर किसी का सोच रहे हैं तो केवल सवर्ण समाज का सोच रहे हैं। सतीश जी, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एट्रोसिटी मामले में अधिकतर फर्जी मुकदमे होते हैं, लेकिन अब जो इस तरीके पेशाब पिलाया जा रहा है, घोड़े से उतार के उस बच्चे को मारा जा रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब कहाँ सुप्रीम कोर्ट चला गया? जब इस तरह के जघन्य अपराध शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों के साथ हो रहे हैं, उस समय तो कोई भी नहीं बहुत सोच रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम उन लोगों को जो निर्दोष है उन्हें सजा नहीं होने देंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि SC/ST एक्ट का सही इस्तेमाल तो आज तक हुआ ही नहीं। हमारी बहन बेटियों के बलात्कार होते रहे, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमारे भाई को मारा गया, पीटा गया, कूटा गया, पेशाब पिलाया गया, घसीटा गया, लेकिन SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ कि किस दिशा में जा रहा है ये देश? ये देश को जोड़ने के लिए काम नहीं कर रही है मनुवादी सरकार। ये मनुवादी सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है। और यकीन जानिएगा, अगर इन लोगों को, हम शोषित पीड़ित समाज के लोगों में से इतनी बदबू आती है, इतने ही बुरे हम लोग लगते हैं, इतना ही अत्याचार हमारे ऊपर चलता रहेगा, तो मैं खुले रूप से पूरे मीडिया के सामने कहता हूं कि अपना हिंदुस्तान तुम रख लो और हमारा भारत हमें दे दो। हमें कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारे साथ। बीजेपी तो अब आई है सत्ता में, बीजेपी अभी आई है। इससे पहले जो सरकार थी मनुवादी, उसमें भी दलितों पे ऐसे ही अत्याचार होते थे। आज आवश्यकता किस चीज की है? वो तो दोनों ही मनुवादी सरकार है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक मनुवादी सरकार चलती रहेगी, अत्याचार बदस्तूर जारी रहेंगे। एक ही रास्ता है, अपना हिंदुस्तान तुम रख लो, 85% भारत हमें दे दो। 85% भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान काम करेगा। हमारी सरकार होगी, हमारे लोग होंगे और हम अपने दम पे अपने देश को चला लेंगे। आगामी योजना क्या रहेगी आपकी EVM को लेके और इस तरीके के एट्रोसिटी मामले? EVM को तोड़ेंगे हम, सांसदों के घरों का घेराव करेंगे। सर, आपने मेरे जवाब दिया नहीं सर। आज आवश्यकता अपनी पार्टी की है या नहीं? बहुजन समाज की पार्टी की है या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके बारे में बताइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम लेकर उसके पक्ष में बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये सामाजिक मंच है और इस सामाजिक मंच पर हम समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। आवश्यकता है या नहीं अपनी? बिल्कुल निश्चित रूप से आवश्यकता है। और बहुजन समाज में कई पार्टी आ चुकी हैं, कई सारी पार्टी हैं, कोई एक पार्टी नहीं है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो नेता ईमानदार हो, जो नेता कामगार हो, उस नेता का साथ दें, उस पार्टी का साथ दें और ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं का साथ दें। उन नेताओं का साथ बिल्कुल भी ना दें जो घरों में बैठ के नोट गिन रहे हैं, जो टिकट बेच करके अपने घरों में पैसे ले जाते हैं। ऐसे नेताओं का साथ ना दें। ऐसे नेताओं का साथ जरूर दें जो दलितों के लिए, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों के लिए अपना खून तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ऐसी पार्टी का साथ जरूर दें।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।